रूह का कैद खाना। आर्यन एक ऐसा इंसान था जिसे सन्नाटे से प्यार था। वो एक लेखक था और लेखकों के लिए खामोशी किसी वरदान से कम नहीं होती। इसी खामोशी की तलाश उसे शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ियों के पास बने एक पुराने और वीरान बंगले तक ले आई। ये बंगला सालों से खाली पड़ा था। स्थानीय लोग इसे हवेली कहते थे और उनके पास इसे न खरीदने या न किराए पर लेने के हजारों अंधविश्वासी कारण थे। लेकिन आर्यन इन सब बातों को केवल कहानियों का हिस्सा मानता था। जब उसने पहली बार बंगले के भारी लोहे के गेट को खोला तो एक अजीब सी चरमराहट की आवाज हुई, जैसे कोई सालों बाद गहरी नींद से जागा हो। घर की दीवारें सीलन से भरी थीं और हवा में पुरानी लकड़ी और धूल की महक बसी थी। सामान शिफ्ट करते वक्त आर्यन की नजर बेसमेंट की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। वहां से एक अजीब सी ठंडक ऊपर आ रही थी जो हड्डियों तक को कपा देने वाली थी। बेसमेंट में सामान रखते हुए आर्यन की नजर उस पर पड़ी। एक धूल से भरा विशाल आईना। यह कम से कम 7 फीट ऊंचा था। इसका फ्रेम महोगनी की लकड़ी का बना था, जिस पर बहुत ही बारीक और डरावनी नक्काशी की गई थी, जैसे छोटे छोटे हाथ आईने के फ्रेम को जकड़े हुए हों। आर्यन ने एक पुराने कपड़े से आईने को साफ किया। जैसे जैसे धूल हटी, आईने की चमक उभरने लगी। वो साधारण आईना नहीं था। उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब बहुत ज्यादा साफ और गहरा था, जैसे कोई दूसरी दुनिया खिड़की से झांक रही हो। आर्यन ने अपनी शक्ल देखी। थका हुआ चेहरा, बिखरे बाल। उसने मुस्कुराकर अपनी ऐनक ठीक की। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। एक पल के लिए उसे लगा कि आईने में दिखने वाले आर्यन ने अपनी ऐनक ठीक करने में 1 सेकंड की देरी की है। आर्यन ठिठक गया। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है और वो ऊपर आ गया। अगली कुछ रातें आर्यन को लगा कि घर में कोई और भी है। कभी रात के 3 बजे बेसमेंट से किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई दीवारों को अपने नाखूनों से खुरच रहा हो। तीसरी रात आर्यन पानी पीने के लिए उठा और अनजाने में ही बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ खींचा चला गया। उसने टॉर्च जलाई और नीचे उतरा। वो आईना अंधेरे में भी चमक रहा था। आर्यन उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। आईने वाले शख्स ने भी हाथ उठाया, लेकिन जब आर्यन ने अपना हाथ नीचे कर लिया तो आईने के अंदर वाले हाथ को नीचे आने में पूरा 1 सेकंड लगा। आर्यन के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पलकें झपकाईं, लेकिन आईने वाले चेहरे ने अपनी आंखें खुली रखी थीं। वो सिर्फ आर्यन को घूर रहा था। आर्यन पीछे हटा तो आईने वाला प्रतिबिंब वहीं खड़ा रहा। अब दोनों के बीच का तालमेल पूरी तरह टूट चुका था। आर्यन ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसका गला सूख गया था। उसने देखा कि आईने के अंदर का आर्यन अब अपनी मर्जी से हिल रहा था। उसने आईने के अंदर से ही अपनी गर्दन को एक तरफ टेढ़ा किया और एक ऐसी डरावनी मुस्कान दी जो किसी इंसान के चेहरे पर मुमकिन नहीं थी। चौथी रात को आर्यन ने तय किया कि वो इस आईने को तोड़ देगा। वो कुल्हाड़ी लेकर बेसमेंट में उतरा। जैसे ही वो आईने के पास पहुंचा, पूरे बेसमेंट की लाइट गुल हो गई। सिर्फ आईने से एक मध्यम नीली रोशनी निकल रही थी। आर्यन ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन वो उसे चला नहीं पाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी अपनी परछाई ने उसके पैर पकड़ लिए हों। वो आईने के सामने बेबस खड़ा था। तभी आईने के अंदर वाले आर्यन ने अपना हाथ बाहर निकाला। कांच की सतह पानी की तरह पिघल गई और एक बर्फीला, सड़ा हुआ हाथ आर्यन के गले तक पहुंचा। आर्यन की पीठ आईने की तरफ थी। उसे अपने कंधे पर उन ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। वो चीखने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज जैसे आईने के अंदर कैद हो चुकी थी। तभी उसके कान के पास एक ठंडी फूंक महसूस हुई और वही आवाज गूंजी, बहुत दिन हो गए बाहर की दुनिया देखे, अब मेरी बारी है। अचानक एक तेज झटका लगा। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ठंडे समंदर में डुबो दिया गया हो। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो आईने की दूसरी तरफ था। वो चिल्लाया, पर कोई आवाज नहीं निकली। उसने सामने देखा। आईने के बाहर अब वो चीज खड़ी थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। वो शैतान अब आर्यन का शरीर धारण कर चुका था। उसने आईने पर हाथ रखा और आर्यन की आंखों में देखकर हंसा। बाहर वाले आर्यन ने आईने के ऊपर एक बड़ा काला पर्दा डाल दिया। आर्यन अब पूरी तरह से उस काली, ठंडी और खामोश दुनिया में कैद हो चुका था। अगले दिन